जय हिंद। स्वागत है आप सभी का चैनल कोर्स फॉर फोर्स पे और मैं हूं ऋषभ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पॉलिटी में यानी जीएटी पेपर में हम कैसे पॉलिटी में अच्छा स्कोर कर सके। क्योंकि देखो जीएटी पेपर को मैं एक साथ में पूरा नहीं बता सकता, क्योंकि जीएटी पेपर में 6-7 सब्जेक्ट है, 8-9 सब्जेक्ट है। और मैं पूरा बात करूँ तो इंग्लिश है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, फिर से 4 जो है सोशल साइंस के सब्जेक्ट है, करंट अफेयर्स है, मिसलिनियस है, डिफेंस जीके है। तो आज हम सिर्फ यही बात करेंगे कि पॉलिटी में हम कैसे अच्छा स्कोर कर सके। मैं इतना बताना चाहता हूं कि देखो 4 जो सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो जनरल स्टडीज के जिसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी के साथ साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, इकोलॉजी, इसके बाद इकोनॉमिक्स है और पॉलिटिकल साइंस हमारे पास है। सबसे अच्छा जो आपके पास चांस है स्कोर करने का वह है ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स से स्कोर नहीं कर सकते, बेहतरीन कर सकते हो, पर देखो लेकिन आपको कुछ स्ट्रेटजी पता होना चाहिए किस तरह से आप कौन सब्जेक्ट में कैसे अप्रोच करो। अभी कुछ समय है रिवीजन करने का, इससे बेस्ट समय है, और मैं वही बताऊंगा कि अभी कुछ समय में कैसे तैयारी करें। और इन तैयारी से अगर 10 क्वेश्चन पूछा जाता है और पॉलिटी से, मुझे नहीं पता क्योंकि यूपीएससी में कुछ फिक्स होता नहीं, 1-2 नंबर ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो आप 80% नंबर स्कोर कर सकते हो। 10 क्वेश्चन पूछा जाए तो 8 क्वेश्चन डेफिनेटली आप स्कोर कर सकते हो। और इसके लिए करना क्या होगा, आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा, क्योंकि आज सुबह ही मैंने वहां पे पीडीएफ ऑलरेडी दे रखा है पॉलिटी के बारे में, और मैंने खुद से नोट्स बनाया। ऐसा नहीं कहीं से डाउनलोड करके इधर ट्रांसफर मार दिया या कहीं से कोई बुक का फोटो खींचकर, मैंने सेल्फ नोट बनाए थे। मैं पिछले 4-5 महीने से वो नोट, 5-6 महीने से नोट्स को लगातार बना रहा था। अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन आप लोग एग्जाम के लिए इतना जरूर कंप्लीट हो चुका है कि आप उससे अच्छा से अच्छा स्कोर कर सको। तो जल्द जाकर आप टेलीग्राम चैनल से उस पीडीएफ को डाउनलोड जरूर कर लें। और व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने दे रखा है, तो व्हाट्सएप से तो आपको मिल नहीं सकता अगर नया ज्वाइन करते हो, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। टेलीग्राम में ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम पर जाके आपको सर्च करना है कोर्स फॉर फोर्स। ध्यान रखना कि यहाँ पे FOR ना सीधे 4 है, अल्फाबेटिकल नहीं है, यहाँ पे न्यूमेरिकल है। अब बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस में। पॉलिटिकल साइंस को हम किस तरह से अप्रोच करें, तो देखो जो पीडीएफ में मैंने आपको सेंड किया है उसमें आप ध्यान से देखना है। तो क्या दिया गया है, मैंने थोड़ा सा स्टार्टिंग से मैंने स्टार्ट किया, जैसे कि 1764 बैटल ऑफ बक्सर से जिस तरह से अंग्रेजों को दीवानी अधिकार मिल गया था, मतलब कि कलेक्शन ऑफ टैक्सेस मिल चुका था, वहां से मैंने स्टार्ट किया। बहुत पीछे से है, अगर आप सीडीएस सीए या यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हो तो उसके लिए तो उतना पीछे जाना ठीक है, लेकिन आप लोगों के लिए नहीं, एनडीए में उतना पीछे नहीं जाना है। करना क्या है कि आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट सीधे कहां से पकड़ना है, जहां पे इंडिया में जिसमें अंग्रेजों को ऐसा लग गया था कि अब यहाँ पे उनकी दाल नहीं गलने वाली है, इंडिया को छोड़कर निकलना चाहिए, तो यहाँ पे कैबिनेट मिशन प्लान आ गया था 1946 में, और सजेस्ट किया था कि इंडिया को एक डेमोक्रेटिक कंट्री होना चाहिए। और ये बात सही है कि उस समय के जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स, चाहे महात्मा गांधी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, और बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे, वो भी डेमोक्रेसी के पक्षधर थे। और वो नहीं चाहते थे, या अंग्रेज लोग भी नहीं चाहते थे कि इंडिया जो है सोवियत की तरह या चाइना की तरह कम से कम एक कम्युनिस्ट कंट्री बन जाए, क्योंकि चाहते थे कम से कम साउथ एशिया में इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री रहे। तो उन्होंने कैबिनेट मिशन प्लान वहां से इंग्लैंड के पार्लियामेंट से पारित होकर इंडिया में आया 1946 में। अब वहां से कहानी आगे बढ़ती है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, ऐसे आप रिविजन करना, और मैं थोड़ा सा रिविजन भी कराऊंगा इस वीडियो में। 1946 में जब वो कैबिनेट मिशन प्लान आया तो इंडिया में अंग्रेजों के आदेश थे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली सेटअप करने की, यहाँ पे सुगबुगाहट तेज हो गई। तो इसके करीब में यहाँ पर देखो उस समय क्या था कि सारे इंडिया जो है कंट्री, सभी पे अंग्रेजों का एक अधिकार नहीं था। कहीं पे राजे रजवाड़े यानी कि प्रिंसली स्टेट्स थे, तो कहीं पे अंग्रेज का खुद से शासन था, कहीं पे कमिश्नरेट थे। तो उस जमाने में टोटल 389, आप देखना ध्यान से, उस जमाने में टोटल 389 उस पूरे को चुना गया जहां पे वोटिंग हो सके। और वोटिंग करने के लिए, क्योंकि इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का पार्ट बनाना था, इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में इन्हें पार्ट मौका मिलना था इन लोगों को, इसलिए वोटिंग हुआ। अब देखो ये 389 को अगर मैं इसे ब्रेक डाउन करूं तो 389 में 292 थे वो ब्रिटिशर से कब्जे वाले इलाके थे, 292 ब्रिटिशर से कब्जे वाले इलाके थे, 4 जो थे कमिश्नरेट के थे, और 93 जो थे वो राजे रजवाड़े थे, प्रिंसली स्टेट्स थे। ठीक है, अब क्या हुआ, इस पे चुनाव होना तय हुआ। चुनाव किस पे हुआ, सिर्फ 292 और 4 पे। इस पे चुनाव नहीं हो पाया क्योंकि राजे रजवाड़े कभी नहीं चाहते थे, प्रिंसली स्टेट नहीं चाहते थे चुनाव हो। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी 208 सीटें जीत कर आई, कांग्रेस पार्टी 208 सीट जीत कर आई, इंडिपेंडेंट 15 सीट जीत कर आई, और मुस्लिम लीग उस जमाने में 73 सीट से टोटल 73 सीट जीत कर आई। तो देखो टोटल 296 पे चुनाव हुए थे और इसका रिजल्ट ही रहा था। अब ऐसा लगा कि कम से कम इन लोगों को एंट्री मिल जाएगी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में, संविधान सभा में, पर ऐसा हुआ नहीं। और जानते हो कि अनफॉर्चुनेटली
इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया। अब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया तो उस समय फिर से नया इंडिया में जो पूरा फिगर देखा है 389 रह के 324 का रह गया। तो इसमें से 235 जो थे वो ब्रिटिशर्स के थे और 89 बच गए थे प्रिंसली स्टेट राज्य रजवाड़े के। तो 235 में चुनाव हुआ और इस चुनाव का जब रिजल्ट आया तो इसमें 15 जो थे वुमेन कैंडिडेट थे, 15 जो थे वुमेन कैंडिडेट थे और बाकी मेल्स थे। तो इस तरह से संविधान सभा गठित हुआ, संविधान सभा फ्रेम हो चुका था। अब बात था, सबसे बड़ा चैलेंज था कि किस तरह से हम आगे बढ़े। तो 1946 का बात चल रहा है अभी, ठीक है, 1946 में आप लोग क्या हुआ कि 9 दिसंबर 1946 को, आप डेट याद रखना क्योंकि डेट याद रखोगे तो चीजें एक दूसरे से कोरिलेट कर सकते हो। मैंने 1764 के बैटल ऑफ बक्सर से स्टार्ट नहीं किया था, मैंने स्टार्ट यहां से कर रहा हूं और इसका नोट डाउन नहीं करना, नोट्स मत बनाना क्योंकि मैंने ऑलरेडी पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम में दे रखा है। तो 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, 9 दिसंबर 1946 को सत्येंद्र नाथ सिन्हा, एसएन सिन्हा को इंटरिम प्रेसिडेंट बना दिया गया। इंटरिम मतलब क्या, अंतरिम, यानी कि नॉन परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया। नॉन परमानेंट प्रेसिडेंट किसका बनाया गया, संविधान सभा का, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का बनाया गया। लेकिन ठीक 2 दिन बाद 9 के बाद 11 दिसंबर को उन्हें हटाकर राजेंद्र प्रसाद को जो आगे चल के भारत के राष्ट्रपति बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया, ठीक है। और 13 दिसंबर को फिर से 2 दिन बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव को लाया। मतलब कि एक ऐसा प्रस्ताव था जिसे पूरे कांग्रेस उस जमाने में उसे मानने को तैयार थी और उसी उद्देश्य प्रस्ताव को आगे चलकर अगले साल 22 जनवरी 1947 को प्रियम्बल के तौर पे अपना लिया गया। प्रियम्बल जानते हो, संविधान में स्टार्टिंग में होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, आपके लिप्स पे याद होना चाहिए। मैं आगे इसके बारे में बात करूंगा क्योंकि अभी इसका बात करना सही नहीं, क्योंकि सीक्वेंस ब्रेक हो सकता। तो यहां तक कहानी समझ में आ गया। अब इसके बाद आगे चलते हैं। इसी के बाद अब यहाँ पे प्रियम्बल अपना लिया गया, अब कार्रवाई आगे बढ़ते गया। 29 अगस्त को अब आया 29 अगस्त 1947। देश अभी तक आजाद हो चुका था। 29 अगस्त को क्या हुआ, भीमराव अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड बना लिया गया। उनका प्रेसिडेंट, यानी उसको सबसे आगे लीड कर रहे थे। उनके अंदर टोटल 7 मेंबर्स थे और 7 मेंबर्स का आपको नाम याद रखना जरूरी नहीं है। तो भीमराव अंबेडकर की लीडरशिप के अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना तय हुआ। देखो, तो इसीलिए कहा जाता है कि भीमराव अंबेडकर इज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो ड्राफ्टिंग कमेटी जो बना उसके हेड कौन, इसको लीड कौन कर रहे थे, भीमराव अंबेडकर। यानी उन्हीं के लीडरशिप के अंदर जितना भी कुछ चेंजिंग हुआ, मेजर चेंजेस उनका भी था और जो 7 लोग थे उनका भी कहीं ना कहीं योगदान था। तो सबके मिलाकर कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनना शुरू हुआ। और 2 साल जानते हो, उस डेट से 2 साल 11 महीने 18 दिन के बाद तो फाइनली पहुंच चुके हैं 26 नवंबर 1949। और 1949 को, और इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर ऑलरेडी रेडी हो गया था। अब बोलो कि कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर को तो नहीं अपनाया गया, 26 जनवरी को अगले साल 1950 में इसलिए अपनाया गया क्योंकि 26 जनवरी जो है कांग्रेस पार्टी के लिए एक हिस्टोरिक डे था। इसी दिन लाहौर सेशन 1929 में कांग्रेस ने स्वराज को, यानी कि सेल्फ रूल को अपना लिया था। और कांग्रेस पार्टी को लगता था उस जमाने में कि कम से कम 26 जनवरी जो है उनके लिए एक मेमोरेबल डे हो सकता है। इसलिए उन्होंने संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी 1950 को अपनाने का फैसला लिया। अब यहाँ पे हमारा संविधान बन चुका है। अब यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट सारा हो चुका है। अब हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का और यही आपका मेन चैप्टर होना चाहिए। इससे पहले इतना आपको पता होना चाहिए। ऑलरेडी 4-5 दिन लगते हैं पढ़ाने में अगर आप सीएपीएफ यूपीएससी की प्रिपरेशन करो, लेकिन मैंने 4-5 यूनिट से कंप्लीट करने की कोशिश इसलिए किया क्योंकि इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। अब हम बात करते हैं हमारा संविधान कैसा है। तो संविधान बिल्कुल खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, और लेकिन उसके फीचर्स को जानेंगे। कैसा है मतलब उसके हम फीचर्स को जानेंगे। अब फीचर्स क्या, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो, अब हमारा संविधान जो बना, अब संविधान बना वर्ल्ड का लेंथीएस्ट, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं। यानी कि इसका जो साइज है वो एलिफेंट साइज हो गया, एलिफेंट साइज कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। अब ऐसा क्यों, अब पूछ सकता है कि एलिफेंट साइज क्यों है। तो देखो, हमारे देश में आपने सुना होगा यूनिवर्सिटी डाइवर्सिटी है, बहुत सारे कम्युनिटी है, जितने लैंग्वेज, इतना दुनिया में कहीं लैंग्वेज नहीं है। लैंग्वेज के अंदर भी सब लैंग्वेज है, डिफरेंट कास्ट है, रिलीजन है, अलग अलग लैंग्वेज है, लिंग्विस्टिक आधार पर देश बटा हुआ है। लेकिन इतने लोगों को सबको कम से कम साथ लेना। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है,
हमारे हर राज्य का कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि अगर उत्तर प्रदेश का जो सारा एडमिनिस्ट्रेशन है किस तरह से कंट्रोल करना है वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। कर्नाटका का है वो भी है, जम्मू कश्मीर का है वो भी है। हर राज्य का कॉन्स्टिट्यूशन हर राज्य का कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, ऐसा नहीं कि सब राज्य का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन जैसे अमेरिका में होता है, वैसा नहीं। हमारा एक झंडा है, हर चीज हमने कॉन्स्टिट्यूशन डाल दिया गया। इंडिया में कोई भी अगर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर अगर फंक्शन करना चाहती है तो उसको कहीं नहीं देखना है, सिर्फ संविधान को पलटना है, वहां से आंसर निकल जाएगा। तो हमने इतना कुछ जब कर लिया है, इतना कुछ किया है, जाहिर सी बात है हमने हर धर्मों को लिया है, हमने हर जाति को रखा है, रिजर्वेशन को लाया, इसमें गवर्नर को लाया है, जुडिशरी को लाया है, हमने लेजिस्लेटिव को, एग्जीक्यूटिव को, सभी को लाकर हमने एक साथ जब हमने आगे बढ़ने की कोशिश की तो जाहिर सी बात है कि हमारा संविधान एलिफेंट साइज हो ही जाएगा। इसके बाद जो हमारा अगला है, हमारा जो संविधान है वो थोड़ा रिजिड भी है, कठोर भी है। अब ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं कि हमारा संविधान जो है सो सिंगल सिटीजनशिप पे विश्वास रखता है। सिंगल सिटीजनशिप, डबल सिटीजनशिप पे नहीं। डबल सिटीजनशिप का मतलब है कि अगर आप कल को किसी और देश का, कोई एक्स देश का, मैं नहीं बोलता हूं कोई भी देश, किसी एक्स देश का अगर आप सिटीजनशिप लेते हो तो ऑटोमेटिक इंडिया का आपका सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे देश में यूनिटरी सिटीजनशिप चलता है और इसीलिए हमारे संविधान को थोड़ा सा कठोर बोल सकते हैं, रिजिड बोल सकते हैं, लेकिन बहुत मायने में लिबरल भी है, बहुत मायने लिबरल भी है और सॉफ्ट भी बोल सकते हो। और इसके अलावा लिबरल है, सॉफ्ट है और बहुत ही फ्री है, कोऑपरेटिव है, ये सारे फीचर्स तो हैं। अब ऐसा मैंने इन सभी को एक बॉक्स में से डाला कि देखो हमारे संविधान इतना लिबरल है कि इस देश में कोई भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर, देखो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहां पे हम आगे बात करेंगे, देश विरोधी नारे लगा सकता है। और आपने देखा होगा, ऐसा नहीं है कि इस बात को बोलने में किसी को शर्म आती है सो है, ऐसा लोग होता है, नहीं देखते हो, आप ही देखते हो, हम भी देखते हैं। और बोलते क्या है कि इट इज आवर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड दे इवन डोंट नो कि व्हाट इज द लिमिटेशन इन द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड एट व्हाट एक्सटेंट दे शुड यूज टू दिस पावर विच इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इतना भी नहीं जानते किस एक्सटेंट तक हम यूज करना है। जानते हैं, माफ करना, जानते हो लोग सब कुछ है, पर वह अनजाने में या जाने में ऐसा काम करते हैं क्योंकि उन्हें एंजॉय करना होता है। तो देखो देश तो हमारा इतना तक हमारा उदार हो चुका है कि देश को तोड़ने वाले के लिए भी देश में पद्म विभूषण से लेकर पद्मश्री तक अवार्ड दिए जा चुके हैं। आपने एम.एफ. हुसैन का नाम सुना होगा, मैं इतना ही बोलूंगा, इनके बारे में देख लेना, इनके क्या कारनामे हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि हमारा संविधान जो है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो सबसे टॉप प्रायोरिटी किसे देता है? सबसे टॉप प्रायोरिटी किसे देता है? देश के लोगों को देता है। यानी कि हर बात में आप देखोगे, जब मैं फंडामेंटल राइट्स बताऊंगा वहां पे हर बार आएगा कि इस देश को लोगों के लिए ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, देश को लोगों को बोलने की आजादी, देश को लोगों को काम करने की आजादी, देश को लोगों को घूमने की आजादी, हर बात में देश के लोगों को ही ऐड किया गया है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो इस तरह से ऐड किया गया है, ठीक है। तो टॉप प्रायोरिटी दिया गया सिटीजन को, उसके बाद दिया गया है प्रेसिडेंट को, यानी कि भारत के राष्ट्रपति को। और ऐसा बोला जाता है, और इससे यहीं से क्वेश्चन आ सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, इसका प्रोटेक्टिंग लेयर कौन है, यानी इसका प्रोटेक्शन कौन करता है? प्रोटेक्शन कौन करता है? ऑप्शन दे देगा, पहला है प्रेसिडेंट, दूसरा है प्राइम मिनिस्टर, तीसरा है सुप्रीम कोर्ट और डी ऑप्शन दे देगा गवर्नर ऑफ स्टेट। देखो प्रेसिडेंट तो हो नहीं सकते हैं क्योंकि प्रेसिडेंट वही काम करेंगे जो प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे। प्राइम मिनिस्टर तो होगा नहीं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का देश चले, बस चले तो किसी देश को ही बेचकर खा जाए, कोई भी हो चाहे हो। सुप्रीम कोर्ट जो होता है, जुडिशरी जो होता है, आखिरकार हमारे संविधान के असली संरक्षक हैं। इन्हीं के अंदर जो हमारा जितना भी जो कोई भी और संविधान में कोई भी अमेंडमेंट होता है उस पर एक बहुत पैनी नजर रखता है कि क्या इसमें कोई चेंजेज हो रहे हैं और देश के नागरिकों के लिए हितकारी है या नहीं, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज तो नहीं कर रहा है, इसका यानी कि मेन जो ढांचा है उसको चेंज तो नहीं कर रहा है। इसे हम आगे बात करेंगे केशवानंद भारती केस में, एक बहुत बड़ा टॉपिक है, आगे देखेंगे। संविधान का जो मैंने बात ही किया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इतना लिबरल है कि यह फॉरेन सिटीजन जो है, फॉरेन सिटीजन जो देश में घूमने उमने आते हैं या रहने के ही मकसद से आते हैं, उनके लिए भी बहुत सारे प्रोविजन रखता है। शायद दुनिया में इकलौता ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होगा जो इतना उदारवादी और इतना बहुत दूर तक दूरदर्शी सोच रखता हो। यहाँ पर आकर हमारा जो साइलेंट फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसके बाद है जो बोरोड फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। अब देखो बोरोड फीचर मतलब कि बोरो मतलब होता है कहीं किसी हम लेते हैं, किसी की अच्छाई से सीखते हैं। वैसे बोरो का मतलब सिर्फ अच्छाई सीखना नहीं, बुराई भी होता है। लेकिन संविधान जो मेकर्स थे हमारे, जो इसमें फाउंडिंग फादर से संविधान बनाने वाले, कि उन्होंने काफी अच्छी चीज देखा, हर देश के संविधान को पढ़ा समझा,
और उसमें से कुछ कुछ अच्छी चीजें अपने संविधान में डाली। तो देखो, हम यही कहना चाहते हैं कि जब संविधान से जब बनाने की बात की, जो बोरोइंग फीचर था, इसमें 70 to 80% जो फीचर्स हैं, 70 to 80% फीचर्स जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिया गया है। चाहे वो बाइकैमरलिज्म का मतलब हो, या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, या इसके अलावा जो कोई भी रूल हो, आप जैसे इलेक्शन का जो प्रोसीजर हो, जिस तरह से सुप्रीम यहाँ पे जो लीडर हो सकता है वो प्राइम मिनिस्टर यानी एडमिनिस्ट्रेटिव और प्राइम मिनिस्टर के पास हो, इस सारे जो रूल्स थे वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के रूप में किया था। वायसराय को प्राइम मिनिस्टर में बदल दिया गया था, यही सब यहाँ से निकल के आता है। इसके अलावा हम बहुत सारे कंट्रीज से हम कुछ कुछ फीचर्स ऑलरेडी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया है, इसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है और सीधे सीधे यहाँ में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इस कड़ी में पहला जो कंट्री है, वही कंट्री है जिसके अंदर हम लोग गुलाम रहे थे काफी लंबे समय तक, वो है ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम। तो इस देश से हमने क्या क्या लिया है? तो पहला इस देश से हमने बाइकैमरलिज्म, मतलब कि बाइकैमरलिज्म का मतलब है कि हमारे देश में दो पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में दो तरह के पार्लियामेंट होंगे, एक अपर हाउस, एक लोअर हाउस, दो हाउसेस होंगे पार्लियामेंट के अंदर, पहला। दूसरा इसके बाद आता है, हमने स्पीकर ऑफ लोकसभा को रखा, प्राइम मिनिस्टर को ज्यादा पावर दिया, तीसरा हो चुका है। चौथा हम बोल सकते हैं कि हमने कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स को रखा। उसके बाद पांचवा क्या रखा, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर जो है रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर द लोकसभा। इसके बाद हमने रखा कि प्रेसिडेंट जो होगा वह इस देश का नॉमिनल हेड होगा। जैसे हमें इनडायरेक्टली लिया है, क्योंकि ब्रिटेन में क्या होता है कि वहां का जो क्वीन होती है उस देश का नॉमिनल हेड होती है, लेकिन हमने क्या प्रेसिडेंट को रखा। इसके अलावा हमने उनसे सिंगल सिटीजनशिप, मतलब एक देश की नागरिकता, एकल नागरिकता जो हिंदी में बोलते हैं, सिंगल सिटीजनशिप रखा। और हमने लोअर हाउस को मोर पावरफुल बनाया कंपेयर टू अपर हाउस, यानी कि लोकसभा को हम ज्यादा पावरफुल बनाए कंपेयर टू राज्यसभा। लोअर हाउस जो हम बोलते हैं, लोअर हाउस बोलते हैं लोकसभा को, लोअर हाउस जो बोलते हैं लोकसभा को, और अपर हाउस जो बोलते हैं राज्यसभा को। ये 79 आर्टिकल में आता है और राज्यसभा 80 आर्टिकल में आता है। आर्टिकल वैसे मैं बाद में बात करूंगा। तो आपने देखा यूके का इतना सारा फीचर्स था। इसके बाद जो हम बात करेंगे वह है यूएसए से। यूएसए से सबसे इम्पोर्टेंट जो पूछा जाता है हमने लिया है वो फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, इसको आगे हम बहुत डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और ये पार्ट 3 है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है, पार्ट 3 में है। और यह आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक डाला गया है। इसके बाद हमने प्रोविजन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, एक वाइस प्रेसिडेंट का पद भी होगा, उसका भी हमने यहाँ पर व्यवस्था किया है, उसका भी हमने यहाँ पे व्यवस्था किया है। और इसके बाद हमने फंक्शन ऑफ ज्यूडिशरी, किस तरह से न्यायपालिका काम करेगा। इसके बाद प्रोविजन ऑफ स्टेट, यानी कि देश के अंदर एक राज्य हो सकता है, देश के अंदर भी एक राज्य हो सकता है, बहुत सारे राज्य हो सकते हैं। तो प्रोविजन ऑफ स्टेट्स भी हमने कहां से लिया है, हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और सबसे पहला बात हम बोलेंगे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। दुनिया में पहला ऐसा देश था यूएसए जिसने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। तो जाहिर सी बात है कि हमारा भी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिटन है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी हमने यूएसए से लिया है। और लास्ट में जुडिशियल रिव्यू। अब देखते हो सुप्रीम कोर्ट में कोई भी एक फैसला सुनाया तो फिर से वहां रिव्यू पिटीशन डालते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उस पर पुनर्विचार कर सके, फिर से विचार करे क्या उसने फैसला दिया ठीक है या नहीं। तो रिव्यू जो होता है, रिव्यू पिटीशन, जुडिशियल रिव्यू, हमने कहां से लिया है, हमने यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और मैंने पहले बताया फंक्शन ऑफ जुडिशरी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो हमने कॉन्सेप्ट है हमने यूएसए से लिया है। इसके बाद छोटे छोटे मैंने और पॉइंट्स यहाँ पर लिखना चाहता हूं, हमने कहां से लिया है देख लो जल्दी से। हमने साउथ अफ्रीका से हमने अमेंडमेंट लिया है। अमेंडमेंट मतलब क्या होता है, संशोधन, इसे हम आर्टिकल 368 ही बोलते हैं। हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। उसी तरह से हमने जर्मनी से हमने क्या लिया है, इमरजेंसी प्रोविजन। अब यहाँ पे इमरजेंसी समझ लो क्या होता है। इमरजेंसी 3 टाइप्स के होते हैं, समझ लो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360। आर्टिकल 352 होता है, आर्टिकल 352 जो होता है
उसे बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी। और ये कब लगाया जाता है? जब देश के ऊपर खतरा हो, यानी एक्सटर्नल एग्रेशन हो, एक्सटर्नल एग्रेशन हो। और पहले जो जिस समय बनाया गया था, जिस समय संविधान में, उस समय बोला गया था इंटरनल डिस्टर्बेंस, इंटरनल डिस्टर्बेंस। लेकिन जब से इंदिरा गांधी ने कांड कर दी, यानी कि जब से संविधान यहाँ पे जब इमरजेंसी लगाया, बहुत सारे नेताओं को जब कष्ट हुआ, तो इसने इंटरनल डिस्टर्बेंस को बदलकर आर्म्ड रेबेलियन, आर्म्ड रेबेलियन, यानी कि जब मोरारजी देसाई 1970 में जब पावर में लौटे तो उन्होंने बोला कि ठीक है, एक्सटर्नल एग्रेशन के कारण जब देश कोई बाहरी देश आप पर अटैक करे तो लगा ही सकते हैं, लेकिन आप इंटरनल डिस्टर्बेंस बोलकर, यानी कि देश के अंदर कुछ चुनौतियां हैं, बोलकर आप नहीं लगा सकते। अगर ऐसा होता तो मोदी गवर्नमेंट भी बोलकर सीए के खिलाफ कि देश के अंदर यहाँ पे कुछ चुनौतियां बढ़ चुकी है, इमरजेंसी लगा तो इजीली लगा देती है। लेकिन ऐसा क्यों ना कर पाए? अगर चाहते तो, लेकिन नहीं कर सकती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि आर्म्ड रिबेलियन, जब तक यहाँ पे लोग हथियार न उठाएंगे स्टेट के खिलाफ, यानी स्टेट मतलब देश के खिलाफ, तब तक यहाँ पर इमरजेंसी 352 वाला राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगा सकते। तो इतना प्रोविजन है। अगला जो हमारे पास 356, ये तो सब जानते हैं, इसे बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। और ये हजारों बार किसी राज्य में अभी तक देश में लग चुका है। हर एक राज्य में बात करूं तो बहुत बार लग चुका है। 352 कब लगा है? पहला बार जब लगा था 1962 में, चीन ने हमला कर दिया था, और दूसरा बार लगा था 1971 में। ठीक है, 2 बार लग चुका है। और तीसरा बार इंदिरा गांधी ने लगाई थी 1976 में, 1975 से 76 के बीच में, काफी लंबा चला था। इसके बाद 360 इसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, मतलब कि वित्तीय आपातकाल। और सौभाग्य से हमारे देश में अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। तो इमरजेंसी इतना होता है। हमने कहा देखा, जर्मनी से हमने इमरजेंसी लिया और इमरजेंसी को मैंने समझा भी दिया। इसके बाद एक कंट्री और है जापान। जापान से हमने क्या क्या सीखा है? जापान से हमने सीखा है कि फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, फंक्शन सुप्रीम कोर्ट किस तरह से फंक्शन करेगा, हमने वो सीखा है जापान के साथ। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या सीखा है? कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से सीखा है। कंकरेंट लिस्ट हमने ऑस्ट्रेलिया सीखा है। और कंकरेंट लिस्ट क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं समवर्ती सूची, समवर्ती सूची इसे बोलते हैं। मतलब कि वो ऐसे लिस्ट होंगे, देखो देश में जब संविधान बन गया तो बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है के पास होंगे कुछ लिस्ट जो होंगे, वो स्टेट गवर्नमेंट, उसको स्टेट गवर्नमेंट अपना नियम कानून बनाएगी। और कुछ लिस्ट ऐसे होंगे जहां पे दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। जैसे कि अब देखो, डिफेंस हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, ऐसे बहुत सारे 99 जो टोटल सब्जेक्ट हैं वो डाला गया था यूनियन लिस्ट में, यानी कि इसमें केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी 99 पे। और 68 के आसपास जो है, एग्जैक्ट नहीं बता सकता मैं, मुझे खुद अभी नहीं कंफ्यूजन है इस पे, तो 68 के आसपास, 60 के ऊपर है तो स्टेट लिस्ट, यानी कि राज्य उस पर कानून बनाएगा। 48 के आसपास वह ऐसे लिस्ट जिसपे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बनाएगी। तो हमने कहां सीखा है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। इसके अलावा लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, प्रियम्बल का लैंग्वेज भी हमने कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से। और स्टेट और लास्ट में हमने स्टेट सेंट्रल रिलेशन, स्टेट सेंट्रल रिलेशन हमने कहां से सीखा है? हमने ऑस्ट्रेलिया से सीखा है, उसे लिया भी है। इसके बाद अगला कंट्री जो हमारा हो सकता है होता है यूएसएसआर, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। उस समय यूएसएसआर था, अब तक टूट के 1991 में यह टूट टाट कर यह रसिया बन चुका है। अब ये रसिया है, लेकिन हमने तो यूएसएसआर से लिया था ना, तो इसमें क्या लिया था? 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान लिया था। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमने फंडामेंटल ड्यूटीज, मतलब कि नागरिकों का जो कर्तव्य होना चाहिए देश के प्रति, संविधान के प्रति, देश की रक्षा के प्रति या देश की सुरक्षा के प्रति, हमने कहां से सीखा था? हमने सीखा था यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से। और लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट, मैं लिखना चाहता हूं पर लिख नहीं पाऊंगा अभी साहब, ये बोर्ड तो ऑलरेडी खराब है। तो आयरलैंड से हमने क्या लिया? डीपीएसपी, डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हिंदी में बोलते हैं इसे शायद राज्य के नीति निर्देश एवं सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक एवं सिद्धांत। मतलब क्या है? देखो अभी तक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देखा, फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए से लिया, मतलब नागरिकों का अधिकार है, नागरिकों का अधिकार है। फंडामेंटल ड्यूटीज देखा हमने यूएसए से लिया, उसमें था नागरिकों का कुछ कर्तव्य होना चाहिए। तो ऐसे संविधान मेकर्स ने, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ऐसा उसमें प्रोविजन दिया कि जो सरकार जो हम ऊपर गवर्न करेगी, हमारे ऊपर शासन करेगी, उनके भी कुछ जिम्मेवारियां होनी चाहिए। उसे बोला गया डीपीएसपी बोला गया। इसे पार्ट 4 में डाला गया है। मैं आगे बात करूंगा पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 3 क्या है, पार्ट 4 क्या है। तो इसके अलावा हमने कनाडा से भी लिया है, रिस्यूडरी पावर जो लिया गया है हमने वो कनाडा से लिया है। यहाँ पर आकर जो बोरो फीचर है वो समाप्त होता है और हमारा स्टार्ट जो होता है वो फंडामेंटल राइट्स में स्टार्ट करूंगा। आर्टिकल 1 से लेकर मैं 11 तक नहीं बताऊंगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट सीधे 12 से लेकर 35 तक होता है।
जिसे हम कल अगले क्लास में देखेंगे। फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, और इसके बाद अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ लेते हो और 2-4 आर्टिकल आप देख लेते हो, मनी बिल क्या होता है, ज्वाइंट सिटिंग कहाँ पे होता है, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होता है, प्रेसिडेंट बनने का, सुप्रीम कोर्ट में जज, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, सीएजी, उसके बाद यूपीएससी का चेयरमैन मैंने ऑलरेडी बता रखा है। इन सभी को यानी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को आप देख लेते हो, पंचायत के बारे में देख सकते हो, इतना देख लेते हो। तो मैं बोलता हूं तो छोटे जो टॉपिक है 10 में से 8 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। 12 क्वेश्चन होंगे तो इसमें 10 क्वेश्चन या 11 भी सही हो सकते हैं, 10 या 11 भी हो सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना रिवीजन करते हो। और फिर से बोलूंगा लास्ट में कि आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करो, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करो और बहुत सारे दोस्तों का शेयर करो, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि हम और से और वीडियो बना सकें। तो वीडियो कहीं पे कंप्लीट करता हूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।